ओके, सो हम लोग अगर बात कर रहे हैं रेडिएशंस की, ठीक है, तो म्यूटेशंस रेडिएशंस की वजह से भी होते हैं। रेडिएशंस में हमारे पास दो टाइप्स आ जाती हैं, यूवी रेडिएशन है, हमारे पास एक्स रेज है। अब देखिए, अगर यूवी रेडिएशंस की बात करें तो आपको सारों को पता होगा कि यूवी रेडिएशंस की इंटेंसिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम होती है, इतनी ज़्यादा नहीं होती है एज़ कम्पेयर टू एक्स रेज। एक्स रेज की शिद्दत बहुत ही ज़्यादा होती है। तो अगर हम लोग जैसे फॉर सपोज ये चार्ट बना के एक्सप्लेन करें, जैसे फॉर सपोज ये यूवी रेडिएशन से यहाँ पे अगर एक्स रेज उठा लें, राइट, तो अगर ये यूवी रेडिएशंस किसी भी सेल पर अटैक कर रही हैं, ठीक है, तो ये क्या करवाएंगे, ये फॉर सपोज हमारे पास डबल हेलिक्स है, ठीक है, तो इसकी क्रॉस लिंकिंग, ये जो हमारे पास एडजेसेंट वेदर प्यूराइन से या पिरामिडाइन से, ज़्यादातर पिरामिडाइंस होते हैं, तो ये जो एडजेसेंट पिरामिडाइंस होते हैं उनकी इस तरह से क्रॉस लिंकिंग करवा देती है कि ये रेप्लिकेट तो दूर की बातें, ये अलग ही नहीं हो पाते, मतलब इस तरह से चिपक जाते हैं, इस तरह से उसकी क्रॉस लिंकिंग हो जाती है कि ये रेप्लिकेट प्रॉपरली कर ही नहीं पाते, बिल्कुल इरेगुलरली रेप्लिकेट करते हैं, प्रॉपर रेप्लिकेशन इनकी पॉसिबल ही नहीं होती। जबकि अगर एक्सरेज की बात करते हैं तो एक्सरेज, क्योंकि इनकी इंटेंसिटी जो है, क्या इनकी जो इंटेंसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, तो ये बहुत चीज़ें करती हैं। क्या आप लोगों को पता होगा कि हमारे जो डीएनए की कंपोजिशन होती है, बीच में शुगर होता है हमारे पास, देन उसके साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है, देन हमारे पास एक बैकबोन भी होती है, उसके अलावा ये मतलब बेसिस भी होते हैं, या यहाँ से बेसिस अटैच होते हैं, ठीक है, बैकबोन को छोड़ने यहाँ पे ये बेसिस वगैरह हो गए फॉर सपोज, राइट। तो हमारे पास कुछ कोवलेंट बॉन्ड्स भी होते हैं, जैसे लिंक, वो कौन सी लिंकेजेस होती हैं जो लोगों को पता होगा, जैसे फॉर सपोज हमारे पास स्ट्रक्चर की बात की जाए तो स्ट्रक्चर जो है इस तरह से कुछ होता है, जैसे बीच में हमारे पास शुगर होती है, देन हमारे पास बेस होता है, ठीक है, देन इसके साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है, ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास बैकबोन बना रही होती है, और ये जो बेस और बेस आपस में अटैच हुए होते हैं, राइट, इनकी बीच में ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इसको तोड़ता है। क्या ये जो एक्सरेज होती हैं, आपकी जो एक्सरेज मैंने बताई, तो ये एक्सरेज क्या करती हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग को भी तोड़ सकती है, इनकी जो बैकबोन में ये जो कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड्स को भी तोड़ सकती है। उसके अलावा तीसरी चीज़ ये फ्री रेडिकल्स बनाती है। फ्री रेडिकल्स इस कदर ख़तरनाक होते हैं कि ये बाकायदा सेल को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जबकि यूवी रेडिएशन में ऐसा कुछ भी नहीं होता। यूवी रेडिएशन बिल्कुल सिंपल होती है, वो सिंपली क्या करती है, क्रॉस लिंकिंग करवाती है इस कदर कि वो रेप्लिकेट नहीं कर पाता, डीएनए जो है आपका वो रेप्लिकेट नहीं कर पाता। जबकि कोवलेंट और फ्री रेडिकल्स की बात की जाए, सॉरी, जब एक्सरेज की बात की जाए तो वो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग को भी तोड़ती है, वो कोवलेंट बॉन्डिंग को भी तोड़ सकती है, वो फ्री रेडिकल्स भी बना सकती है। उसके अलावा सर्टेन वायरसेस हैं, जैसे हमारे पास दिया गया एक मोटेटर वायरस का जिक्र किया गया है। मोटेटर वायरस जो है उसका जिक्र किया गया, ये बेसिकली बैक्टीरियोफेज को ही बोलते हैं। तो बैक्टीरियोफेज की अगर बात की जाए तो आप लोगों को पता होगा। अब देखिए बैक्टीरियोफेज किस तरह से, आपको पता है कि ये बैक्टीरिया है, फॉर सपोज अब ये बैक्टीरियोफेज जो वायरस है ये सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया पे अटैक कर रहा होता है, तो ये क्या करेगा, ये अपना डीएनए छोड़ता है। अब उसका जो डीएनए होता है वो बैक्टीरिया के डीएनए पे जाके अब ये अटैक करेगा। अब ये जब अटैक करता है तो उस बैक्टीरिया के डीएनए के अंदर चेंजिंग्स लाएगा, उसके अंदर सिंपली क्या करवाएगा, म्यूटेशन। तो म्यूटेशंस किसकी वजह से आ सकती हैं, वायरसेस की वजह से भी, ठीक है। तो ओवरऑल क्या हो गया, हमारे पास म्यूटेशन किस किस की वजह से आ रही थी, जो पहली म्यूटेशन आ रही थी दैट आर फॉर बाय मीन्स ऑफ केमिकल्स की वजह से, हमारे पास जो है अपना ये वायरसेस की वजह से, और उसके अलावा रेडिएशन की वजह से, जिसमें हमने दो पढ़ी, दैट इज़ यूवी रेडिएशंस, और हमारे पास एक्सरेज आ गए। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंडीशनल लेथल म्यूटेशंस, ठीक है। अब देखें कंडीशनल लेथल म्यूटेशंस, अब देखिए नाम ही इंडिकेट कर रहा है कंडीशनल लेथल म्यूटेशन, यानी ऐसी म्यूटेशन जो कि ख़ास कंडीशंस पे होंगी, मतलब कोई ख़ास कंडीशन सेट की जाए फिर ही ऐसी म्यूटेशंस होंगी। जब ऐसा बोलें कि भाई नॉर्मल कंडीशंस में वो म्यूटेशंस नहीं होती, यानी वो स्पेसिफिक कंडीशन हो आपकी तभी होती हैं। जैसे फॉर सपोज यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया, हमें पता है इन्फ्लुएंजा वायरस, ठीक है। इन्फ्लुएंजा वायरस की ये प्रॉपर्टी है कि वो 32 डिग्री पे ग्रो करता है, सेंटीग्रेड पे ग्रो करता है, जबकि वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो कि हमारा बॉडी टेम्परेचर है उस पर ग्रो नहीं करता, राइट। अब देखिए क्या होता है, सिंपली जब हम लोगों ने टेम्परेचर 32 रखा होता है, क्योंकि हमारी बॉडी का नॉर्मली टेम्परेचर ये होता है, लेकिन अगर आप नोज़ की बात करें, नोज़ की
ओके, सो हमारा जो अगला टॉपिक है दैट इज़ ट्रांसफ़र ऑफ डीएनए विद इन बैक्टीरियल सेल। तो जो हमारे पास जो डीएनए होता है वो बैक्टीरिया के अंदर ही किस तरह से ट्रांसमिट हो सकता है। यानी कि वैसे तो हम लोगों ने एक और चीज़ पढ़नी है आगे चल के कि अगर ये दो बैक्टीरियाज हैं हमारे पास, यहाँ से डीएनए यहाँ से किस तरह से जा सकता है। लेकिन अगर ये एक बैक्टीरिया है, उसके अंदर यहाँ पे एक डीएनए हमें पता है एक प्लाज्मिड होता है, देन वी हैव इसका जो अपना सर्कुलर डीएनए होता है, उसके अलावा हमारे पास पीसेस ऑफ डीएनए होते हैं। दीज पीसेस ऑफ डीएनए आर नोन एज ट्रांसपोजोन्स। तो इनकी आपस में एक्सचेंज होगी जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया का जो डीएनए होगा वो अपने ही सेल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा, या ऐसे बोलेंगे अपने ही सेल के अंदर ट्रांसमिट होगा। तो चलो देखते हैं कि बैक्टीरिया के अंदर डीएनए किस तरह से ट्रांसमिट हो सकता है। सबसे पहले बाय मीन्स ऑफ ट्रांसपोसोन्स। आप लोगों को पता होगा कि ट्रांसपोसोन है क्या। बेसिकली मैंने पीछे भी बताया था, दीज आर द पीसेस ऑफ डीएनए जो कि जी, तो दीज आर द पीसेस ऑफ डीएनए जो कि कोड करते हैं। किसको कोड करते हैं? जैसे फॉर सपोज एग्जांपल के तौर पे हम लोगों ने इंसर्शन सीक्वेंसेस ली थी। मैंने बहुत दफ़ा आप लोगों को इंसर्शन सीक्वेंसेस का भी बताया कि वो अपने लिए तो कुछ कोड नहीं कर रही होती, लेकिन जहाँ पे भी जाती हैं वहाँ पे म्यूटेशन कॉज करवाती हैं। लेकिन ट्रांसपोसोन्स कोड करते हैं। ये बाकायदा लिविंग जीन्स रखते हैं अपने पास, क्योंकि अगर कहीं पे ट्रांसमिट हो, जैसे फॉर सपोज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन आ गई हमारे पास, तो उसको भी कोड करेंगे। देन फॉर सपोज ये हमारे पास एक सेल है, बैक्टीरियल सेल है। चले इसके अंदर हमारे पास एक क्रोमोसोम है और ट्रांसपोसोन है इसके पास, ठीक है। तो अब ये ट्रांसपोसोन्स क्या करेंगे? फॉर सपोज ये एक ट्रांसपोसोन है, अब इसने जाके इंसर्ट होना है, तो ये क्रोमोसोम क्या करेगा? ये अपनी जीन को जाके यहाँ पे जाके सिंपली अपनी इंसर्ट कर देगा। क्या कर देगा? ये सिंपली इंसर्ट कर देगा। और ये अपना जो भी मटेरियल होगा वो अगर ये जाके फॉर सपोज क्रोमोसोम में इंसर्ट कर रहा है या फिर ये प्लाज्मिड में इंसर्ट कर रहा है जाके, तो अपनी जो भी ये कैरेक्टरिस्टिक्स कैरी कर रहा होगा तो वो जाके सिंपली इसमें इंसर्ट कर देगा और इस तरह से अपना जो भी जेनेटिक मटेरियल होगा ना वो ट्रांसमिट कर देगा। कहाँ पर? वहाँ पर जहाँ पे जाके इसको इंसर्ट होना है। और जो दूसरी चीज़ होती है वो है हमारे पास प्रोग्राम रीअरेंजमेंट। क्या चीज़ है? प्रोग्राम्ड रीअरेंजमेंट्स। देखिए प्रोग्राम रीअरेंजमेंट है क्या? सिंपली एक मूवमेंट है। किसकी मूवमेंट है? मूवमेंट फ्रॉम मूवमेंट फ्रॉम स्टोरेज साइट टू एक्टिव साइट। अब देखें किस तरह से होता है। अब देखिए हमारे पास एक ऐसे समझे कि ये एक हमारे पास साइट है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्टोरेज साइट। क्या बोलेंगे हम लोग इसको? स्टोरेज साइट। अब ये जो स्टोरेज साइट होती है यहाँ पर जो भी जीन पड़ी होगी, ठीक है, वो एक्सप्रेस नहीं होगी। क्या होगी? वो एक्सप्रेस नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि वो कहाँ है? वो एक स्टोरेज साइट में। लेकिन अगर वो स्टोरेज साइट से मूव करके किसी भी यहाँ पे फॉर सपोज ये एक एरिया है, यहाँ पे एक्टिव साइट है, ठीक है, लेकिन अगर वो जीन आके यहाँ पे एक्टिव साइट पे जाके लग जाए तो ये क्या करेगी? ये खुद को एक्सप्रेस करेगी। ये क्या करेगी? खुद को एक्सप्रेस करेगी, यानी इसके अंदर एक्सप्रेशन होगी। तो मूवमेंट फ्रॉम द स्टोरेज साइट और स्टोरेज जोन टू दी एक्टिव साइट इज़ नॉन एज प्रोग्राम रीअरेंजमेंट। ये क्यों होती है? ये बेसिकली इसी वजह से होती है क्योंकि हम लोगों को एंटीजेनिक वेरिएशंस चाहिए होती हैं। अब आपको पता होगा कि एंटीजेनिक वेरिएशंस क्या होती हैं। दीज आर बेसिकली द वेरिएशन, यानी डिफरेंट जो हमारे पास एंटीजेंस होती हैं उनके डिफरेंट एक्सप्रेशंस। तो वो जो एंटीजेंस होती हैं ना उनकी डिफरेंट वेरिएशंस को प्रोड्यूस करना यहाँ पे होगी, तो किसी भी किस्म की ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के अंदर नहीं होगी। लेकिन यहाँ से ये निकल के जब एक्टिव साइट पे आएगी तो वो डिफरेंट वेरिएशंस को कोड करेंगी। जो भी जीन होगी वो यहाँ पे आएगी तो वेरिएशन प्रोड्यूस करेगी, और उसी वेरिएशन वो किस चीज़ की वेरिएशंस को प्रोड्यूस करेंगे? वो बेसिकली एंटीजेनिक वेरिएशंस को प्रोड्यूस करेंगी। तो इसके अलावा जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसफ़र ऑफ डीएनए बिटवीन बैक्टीरियल सेल। ओके, अब इसमें क्या बताया जाएगा? सिंपली कि बैक्टीरिया
के बीच में, यानी ये दो बैक्टीरियाज हैं, अब इन दोनों के बीच में किस तरह से इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो किस तरह से एक्सचेंज करेगा, उसकी डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोगों ने ये याद रख लेना है कि भाई जो ट्रांसफ़र होगा एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के अंदर, उसके जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो ट्रांसमिट होंगे बाय 3 प्रोसेसेस। कौन से प्रोसेस के थ्रू? 3 प्रोसेस। सबसे पहला जो है दैट इज़ कॉन्जुगेशन, देन वी हैव गॉट ट्रांसडक्शन, और उसके बाद है हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन। सही हो गया। चले अब सिंपली सबको डिटेल कर देते हैं। पहले तो आप लोगों को ये भी चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर ये डीएनए ट्रांसमिट कर भी रहा है तो एक्चुअली कर क्यों रहा है। देखिए, कुछ बैक्टीरियाज हमारे पास ऐसे होते हैं जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होते हैं, उनके पास वो जीन्स होती हैं जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होती हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जिनके अंदर वो नहीं होती। इट मीन्स अगर हम लोग उनको एंटीबायोटिक ड्रग्स दे भी दें तो उनके पास बीटा लैक्टमेजेस नहीं होते जो कि उनको डिस्ट्रॉय करें। तो इस प्रोसेस के थ्रू, यानी कि ट्रांसफ़र अगर हम लोग डीएनए का कर रहे हैं फ्रॉम मतलब एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के अंदर, तो ये होगा कि उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, जैसे फॉर सपोज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है तो वो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के अंदर चला जाएगा और वो बैक्टीरिया भी एबल होगा कि उस पर किसी भी किस्म की एंटीबायोटिक्स अफेक्ट ना कर सकें, यानी कि फिर वो क्या करेगा, वो भी बीटा लैक्टमेजेस प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा। अब उसके पास जीन आ गई, दूसरे बैक्टीरिया ने क्या किया, उसको डोनेट कर दी वो जीन। अब जब जीन आ गई तो उसने क्या किया, उसने भी बीटा लैक्टमेजेस बनाना स्टार्ट कर दिया, जो कि उसको कौन सी वाली प्रॉपर्टी देंगे, सिंपली एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। सही हो गया। ओके, तो चलें पहले वाले प्रोसेस को डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज़ कॉन्जुगेशन। तो अब कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है? देखें, कॉन्जुगेशन में सिंपली क्या होता है, हमारे पास एक ब्रिज, एक ट्यूब की फॉर्मेशन होती है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेक्स ट्यूब, और ब्रिज भी बोल सकते हैं हम लोग इसको, या फिर पाइलस भी बोल सकते हैं। सही हो गया। जैसे फॉर सपोज देखिए, हमारे पास एक बैक्टीरिया है, ठीक है, इस बैक्टीरिया के अंदर प्रॉपर्टी है, यानी जीन है इसके पास अपनी, ठीक है। ये जीन क्या करेगी, इसके पाइलस को कोड करेगी, ठीक है। पाइलस क्या, ये इंटरबैक्टीरियल ब्रिज बनाने में काम आता है, जिसकी वजह से जिसके थ्रू हमारे पास कॉन्जुगेशन होती है। अब ये बैक्टीरिया, इसके पास अपनी पाइलस की जीन है, ठीक है। ये जो बैक्टीरिया होगा इसको हम लोग F पॉजिटिव बैक्टीरिया बोलेंगे। F पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, फर्टिलिटी। F का मतलब क्या होता है, फर्टिलिटी। इट मीन्स इट कैरीज द जीन, इसके पास वो जीन है जो कि इसको फर्टाइल बना रही है। इसके पास फर्टिलिटी प्लाज्मिड है। हम लोग इस तरह भी बोल सकते हैं, भाई इसके पास फर्टिलिटी प्लाज्मिड है, मतलब इट इज़ एबल टू फॉर्म द सेक्स पाइलस और द सेक्स ट्यूब और इंटरबैक्टीरियल ब्रिज। तो अब क्या करेगा ये बैक्टीरिया, क्योंकि ये F पॉजिटिव है तो ये क्या होगा हमारे पास, ये होगा सिंपली डोनर। सही है। अब ये जो बैक्टीरिया जिसको डोनेट करेगा, दैट बैक्टीरिया इज़ नॉन एज रेसिपिएंट। सही है। और इसको हम लोग नेगेटिव बैक्टीरिया बोलेंगे। नेगेटिव बैक्टीरिया या F नेगेटिव बोल सकते हैं, क्योंकि इसके पास फर्टिलिटी फैक्टर नहीं है। तो अब सिंपली क्या होगा, ये जो बैक्टीरिया था जो कि हमारे पास F पॉजिटिव था, ये बैक्टीरिया है हमारे पास एक F नेगेटिव बैक्टीरिया है। अब देखिए, क्योंकि इसके पास हमारा F नेगेटिव, ये क्योंकि हमारे पास F नेगेटिव है और इसके पास कोई भी फर्टिलिटी जीन नहीं है, तो सिंपली क्या होगा, ये जो F पॉजिटिव वाला बैक्टीरिया था, ठीक है, ये F पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या करेगा, खुद से एक ब्रिज बनाएगा जो कि इस बैक्टीरिया से इस बैक्टीरिया के दरमियान में बनेगी। सही, किसने बनाई, F पॉजिटिव ने बनाई। क्यों, क्योंकि इसके पास अपना फर्टिलिटी फैक्टर था। अब क्या होगा, इसका जो डीएनए, फॉर सपोज ये डीएनए था इसका, ठीक है, इसने अपने डीएनए को अनजिप कर दिया। अनजिप करके इसने क्या कर दिया, अपने डीएनए की एक कॉपी बना दी, ठीक है। अब जब इसने एक कॉपी बना दी तो ये वाली जो कॉपी नहीं बनी, वो कॉपी इस सेक्स ट्यूब के थ्रू या इंटर बैक्टीरियल ब्रिज के थ्रू ये यहाँ से जाएगी, जाके और ये जो दूसरा बैक्टीरिया है इसके अंदर जाके इंसर्ट कर जाएगी,
ठीक है। अब ये जो बाकी 2 कॉपीज़ थी ये वापस कंबाइन होके किस तरह से, इस तरह से जैसे डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स होता है उसी में बन जाएंगी। उसके अलावा ये जो, क्योंकि इसने एक स्ट्रैंड ट्रांसमिट की, अब ये क्या करेगा, यही अपनी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जिस तरह से बनाएगा उसके बाद ये कंबाइन हो जाए होके सिंपली क्या करेगा, डबल हेलिक्स डीएनए बना देगा। अब इसको हम लोग F पॉजिटिव बोलेंगे। क्यों F पॉजिटिव बोला, क्योंकि अब इसके अंदर फर्टिलिटी फैक्टर आएगा, क्योंकि पहले जब इसके पास फर्टिलिटी फैक्टर नहीं था तो ये फीमेल थी और ये जो डोनेट कर रहा था ये बेसिकली मेल बैक्टीरिया था, ठीक है। लेकिन जब इसके पास F पॉजिटिव आ गया अब ये एक्ट करेगा एज अ मेल। अब हमारे पास एक और चीज़ आ जाती है, अब उस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन। ये भी कॉन्जुगेशन के थ्रू ही होती है, हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन, हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन। अब इसमें बेसिकली होता क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन का मतलब ये होता है कि देखें कुछ हमारे पास जो F पॉजिटिव बैक्टीरियाज होते हैं, क्या होते हैं, जो F पॉजिटिव होते हैं यानी फर्टिलिटी फैक्टर। अब उनका जो ये जो जीन होती है ना फर्टिलिटी वाली, या प्लाज्मिड जो होता है, क्योंकि ये जीन कौन कैरी कर रहा होता है, बेसिकली प्लाज्मिड। तो उनका जो प्लाज्मिड होता है वो बेसिकली इंटीग्रेट हुआ होता है। क्या होता है, इंटीग्रेट हुआ होता है। इंटीग्रेट किस में हुआ होता है, क्रोमोसोम में। जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम होता है उसके अंदर इंसर्ट हुआ होता है। अब सिंपली सी बात है, क्योंकि ये जीन किस में इंसर्ट है, क्रोमोसोम में इंसर्ट है, ठीक है। तो अब जो ट्रांसमिशन होगी उस ट्रांसमिशन में प्लाज्मिड भी पार्टिसिपेट करेगा, उसके अलावा इस ट्रांसमिशन में क्रोमोसोम भी पार्टिसिपेट करेगा। सही हो गया। चले देखते हैं कैसे। अब देखिए फॉर सपोज ये हमारे पास एक बैक्टीरिया है, ठीक है। इसका ये क्रोमोसोम है, ठीक है। इस क्रोमोसोम के अंदर एक जीन है, ठीक है, क्योंकि इधर से प्लाज्मिड होता है, इतना भी प्लाज्मिड होता है, ये बीच में डीएनए, और बाकी वाला जो हिस्सा होता है वो बेसिकली क्रोमोसोम का होता है, जो बैक्टीरियल डीएनए होता है, क्योंकि इसके अंदर इंसर्ट हुआ होता है। अब जिस तरह से कॉन्जुगेशन होगी वो सेम तरह से देखें ये हुआ, ठीक है। देन हमारे पास ये ब्रिज बनी, ठीक है। देन ये दूसरा बैक्टीरिया है F नेगेटिव वाला। अब क्या होगा, ये जो पूरा का पूरा है इतना, मतलब देखें जो चीज़ हमारे पास ट्रांसमिट होनी होती है, या जो ये वाला जो पोर्शन है वो किस तरह से होता है, हमारे पास जो F फैक्टर होता है ना उसकी एक लीडिंग स्ट्रैंड होती है। क्या होती है, एक लीडिंग स्ट्रैंड होती है। ये ऊपर हमारे पास लीडिंग स्ट्रैंड होती है। सही हो गया। लीडिंग स्ट्रैंड बाद हमारी जो है यहाँ पे, ये मैं ब्लैक से ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। ये लीडिंग स्ट्रैंड के बाद जो है ये हमारा ये जो मैंने ब्लैक से ड्रॉ किया ये हमारे पास बैक्टीरिया का थोड़ा सा क्रोमोसोम था। सही हो गया। देन अगेन मैं ये वाला जो ड्रॉ कर रही हूँ, ये जो रिमाइंडर ऑफ था F फैक्टर का जो रिमाइंडर था ये वो था, ठीक है। तो ये चीज़ होती है ना, ये चीज़, ये वाली जो चीज़ थी इतनी, ये निकल के क्या करती है, ये एक बैक्टीरिया में से जा रही होती है ये दूसरे बैक्टीरिया की तरफ। सही हो गया। ये जब ये जाएगी तो ये पूरी नहीं जाएगी, इनकम्प्लीट जाएगी। कॉपी ऑफ बैक्टीरियल क्रोमोसोम स्ट्रैंड। अब ये जो जब गया तो ये ओरिजिनल नहीं जाएगा, ये इसकी कॉपी जाएगी। ऑब्वियसली अगर इसने ओरिजिनल दे दिया तो इसकी खुद की जो कैपेसिटी होगी वो ये जीन बनाने की वो तो बेसिकली ख़त्म हो जाएगी। यानी कि अपने पास इसके पास ये जो जीन थी अगर ये भी वो दे देगा तो इसके पास तो खुद तो कुछ बचेगा नहीं। तो ये क्या करेगा, ये कॉपी करेगा ये वाली जो चीज़ थी इसको कॉपी करके। अब ये सिंपली क्या होगी, यहाँ से जाके ये वाले जो दूसरा बैक्टीरिया था अपना उसके अंदर जाके ट्रांसमिट हो जाएगी और ये भी सेम देन फीचर्स को कैरी करेगा। जो भी इसके अंदर फीचर्स है, वेदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट था या फिर हमारे पास एक्सोटॉक्सिन्स थे, क्योंकि प्लाज्मिड हमारे पास एक्सोटॉक्सिन्स को भी कोड कर रहा होता है। तो इसे सिंपली क्या बोलेंगे हम लोग, हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन। देन हमारे पास आ जाती है दूसरा क्या, आर प्लाज्मिड रेजिस्टेंस, आर प्लाज्मिड्स। ओके, आर प्लाज्मिड को हम लोग बोलेंगे रेजिस्टेंट प्लाज्मिड, रेजिस्टेंट प्लाज्मिड। ठीक है, देखें हम इस नाम से ही आप लोगों को पता चलेगा कि भाई रेजिस्टेंट है, इट मीन्स ये क्या ट्रांसमिट करेगा, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स को कोड करेगा। सिंपली ये वाली चीज़ें जो है ये ट्रांसमिट करेगा। अब देखें ये दो बैक्टीरियाज हैं, ठीक है, ये कॉन्जुगेशन के थ्रू ही, ये तीनों कॉन्जुगेशन के ही स्टेप्स हैं।
कि क्या क्या ट्रांसमिट हो सकता है कॉन्जुगेशन के थ्रू। देन अब देखें सिंपली क्या होगा, ये अपने आर प्लाज्मिड है, ये एक प्लाज्मिड, ठीक है। इस प्लाज्मिड के अंदर हमारे पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है। अब वो भी ट्रांसमिट होगी इसमें। अगर इसने अपनी कॉपी बनाई और ये ट्रांसमिट कर दिया, अब इसने जैसे ही कॉपी को ट्रांसफ़र कर दिया तो सिंपली क्या होगा, अंदर वही फीचर्स आ जाएंगे कि ये भी एबल होगा कि ये बीटा लैक्टमेजेस एंजाइम बना, यानी कि इसकी जो जीन होगी ये कोड करेगी बीटा लैक्टमेजेस को, और जब बीटा लैक्टमेजेस बन जाएंगे तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आ जाएगा। और इस पर भी हमारे पास जो एंटीबायोटिक ड्रग्स होती हैं जैसे पेनिसिलिन हो गई, देन वी हैव गॉट सेफालोस्पोरिन्स हो गई, वेनकोमाइसिन वगैरह होती है। लेकिन वेनकोमाइसिन थोड़ी बहुत एक्सेप्शनल आ जाती है क्योंकि इज़ अ काइंड ऑफ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर स्ट्रेप्टोकोकस ओरियस, जो कि हमारे पास MRSA होता है, मर्सा मिथास्लिन रेजिस्टेंस स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस, उसके लिए ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है वेनकोमाइसिन। तो अगर सिंपली एक रिवीजन दे दें तो बैक्टीरिया के अंदर किस तरह से जो अपना ट्रांसमिट हो सकता है DNA, वो दो तरह से हो सकता है। एक हमारे पास ट्रांसपोसोन्स के थ्रू, दूसरा जो हमारे पास आता है वो प्रोग्राम रीअरेंजमेंट। ट्रांसपोसोन्स का मैंने पूरी की पूरी डिटेल आप लोगों को बताई थी कि ये किस तरह से ट्रांसफ़र होता है। ये जाके कहीं पे भी इंसर्ट करेंगी, जहाँ पे ये इंसर्ट करेंगी वहाँ पे ये अपने खुद के कैरेक्टरिस्टिक्स को ट्रांसमिट कर देंगी। सिंपली प्रोग्राम रीअरेंजमेंट की बात की जाए तो प्रोग्राम रीअरेंजमेंट में एक स्टोरेज साइट होती है, एक एक्टिव साइट होती है। मूवमेंट ऑफ फ्रॉम स्टोरेज साइट टू द एक्टिव साइट पे ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होती है, जबकि स्टोरेज साइट पे नहीं होती। और ये क्यों की जाती है, एंटीजेनिक वेरिएशंस को प्रोड्यूस करने के लिए। देन वी हैव ट्रांसफ़र ऑफ DNA विद इन द बैक्टीरियल सेल, और बिटवीन द बैक्टीरियल सेल। वो किस तरह से होता है, वो 3 प्रोसेसेस के थ्रू हो सकता है आपका, कॉन्जुगेशन, देन ट्रांसडक्शन एंड देन ट्रांसफॉर्मेशन। कॉन्जुगेशन के थ्रू आप 3 चीज़ें ट्रांसमिट कर सकते हो। किस तरह से, एक बैक्टीरिया है जिससे फर्टिलिटी प्लाज्मिड है जिसको हम लोग F पॉजिटिव बोलेंगे, वो दूसरे में जो F नेगेटिव होगा जो कि फीमेल होगी, उसके अंदर अब ये क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा अपना F फैक्टर। वो किस तरह से वो बनाएगा, इंटर बैक्टीरियल ब्रिज बनाएगा, और जिसको हम लोग सेक्स ट्यूब और पाइलस भी बोलते हैं, वो बना के एंड देन भेज देगा। हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन भी आ जाती है इसके अंदर। अब इसमें क्या होगा, सिंपली जो अपना जीन होगी वो तो प्लाज्मिड के अंदर होगी। अब प्लाज्मिड का क्या कहाँ होगा, वो सिंपली इंटीग्रेट किया हुआ होगा क्रोमोजोम के अंदर। अब वो क्या करेगा, सिंपली बैक्टीरिया जो देने वाला या जो डोनर है वो उसकी कॉपी बनाएगा। कॉपी के अंदर क्या होता है, सिंपली जो अपना F फैक्टर होता है उसकी एक लीडिंग एंड होती है, उसके बाद क्रोमोजोम होता है, कुछ पार्ट होता है क्रोमोजोम का। देन हमारे पास जो रिमाइंडर ऑफ F फैक्टर होता है वो होता है, इसकी कॉपी ये सिंपली बना के भेज देगा। देन हमारे पास R रेजिस्टेंट आ जाता है और R प्लाज्मिड आ जाता है, जिसके अंदर ये क्या करेगा, सिंपली एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स को भेजेगा एक क्रोमोसोम, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के अंदर, जो कि कोड करेंगी किसको, बीटा लैक्टमेजेस को। और बीटा लैक्टमेजेस को कोड करके सिंपली एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को गेन करेंगी। क्या करेंगी, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को गेन करेंगी।